दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बार फिर से हम आपके लिए एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा मूवी लेकर आए हैं जो समाज में फैली उन गंदगी से वाकिफ करवाती है जिसे देखते ही आपका दिल रो पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी कोरिया में घटित एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसने न सिर्फ उस दौर में पूरे देश को हिलाकर रख दिया बल्कि उन घिनौनी सच्चाइयों का पर्दाफाश किया था जो दुनिया की कोई भी सरकार हम सबसे छुपाकर रखना चाहेगी। मूवी का नाम है अ टैक्सी ड्राइवर, डायरेक्टर है जैंग हुन और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत 1980 के दौर से होती है जहां पर हमारी मुलाकात किम से होती है जो कोरिया के सियोल में टैक्सी चलाकर किसी तरह से अपना पेट पाल रहा था। रोजाना की तरह आज भी उसे सवारी की तलाश में टैक्सी को शहर की तरफ मोड़ना है। तभी उसका सामना रास्ते में भाग रहे कुछ दंगाइयों से हो जाता है जो कि सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए थे। इनके कारण किम की गाड़ी टूटते टूटते बचती है जिनको कोसने के लिए वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। अचानक उसे रास्ते में एक गर्भवती महिला दिखाई देती है जिसका पति उसे किसी तरीके से पकड़कर टैक्सी के पास लाता है और किम से जल्दी अस्पताल ले जाने की गुजारिश करता है। उस महिला को देखकर किम को अपनी स्वर्गवासी पत्नी की याद आ जाती है जिसके गुजर जाने के बाद इस दुनिया में किम के लिए जिंदा रहने की अगर कोई वजह थी तो वो थी उसकी बेटी यून। वो अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसके लिए वो विदेश से अपनी नौकरी छोड़कर अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए वापस सियोल आ गया था और यहीं पर टैक्सी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। हालांकि पहले तो ये काम बहुत ही उम्दा चलता था लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठप पड़ा था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सरकार की नई नीतियाँ जो देश को रोजाना मंदी की तरफ धकेल रही थी। जिंदगी की इन्हीं भागदौड़ के बीच किम इतना फंस जाता है कि ना तो वो अपनी बेटी को समय दे पा रहा था और ना ही उसे खुश रखने के लिए इतने पैसे कमा पा रहा था। यहाँ तक कि उसकी देखभाल के लिए वो यून को रोजाना अपनी मकान मालकिन के पास सौंप कर जाता था। शाम को किम ने जब घर आकर अपनी बेटी को देखा तो उसके सर पर एक चोट का निशान मिलता है जिसे देखकर किम गुस्से में आंख बबूला हो जाता है और उसे ये समझते देर नहीं लगती कि ये काम जरूर मकान मालकिन के बेटे का है। वो बिना सोचे समझे अपनी मकान मालकिन के पास उससे लड़ने के लिए पहुंच जाता है पर यहाँ तो सारा का सारा मामला उल्टा था। दरअसल किम की बेटी ने भी मकान मालकिन के बेटे को काफी मारा था जिससे वो नाराज भी थी। साथ ही मकान मालकिन किम को याद दिलाती है कि पिछले 4 महीनों से उसने कमरे का किराया नहीं दिया हुआ है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही उसे अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। मकान मालकिन की ये बातें किम को गहरी चिंता में डाल देती हैं क्योंकि जिन परिस्थितियों से वो गुजर रहा था उसमें घर का किराया तो दूर की बात है, वो अपनी बेटी के लिए एक जोड़ी जूता लाने तक का मोहताज था। हालांकि इन सब के बावजूद किम कभी अपनी बेटी के सामने कोई शिकन तक नहीं आने देता है। वाकई वो एक बेहतरीन पिता होता है। रात को किम अपनी बेटी को सुलाकर सुकून से कमरे में बैठता है तो एक बुरी खबर उसका इंतजार कर रही होती है और ये थी देश में मार्शल लॉ लगने की। दरअसल दोस्तों, साउथ कोरिया में काफी दिनों से दंगे चल रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया था। यानी कि अब देश की कानून व्यवस्था पुलिस या नेता नहीं बल्कि सेना संभालेगी। हर तरफ धारा 144 लागू हो जाती है और आम जनता घर से निकलने से भी डर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें जर्मन जर्नलिस्ट पीटर को दिखाया जाता है जो पिछले 8 सालों से जापान में रिपोर्टिंग कर रहा था और आज उसे अपने साथियों की बदौलत साउथ कोरिया में हो रहे दंगों के बारे में मालूम पड़ता है जहां कुछ यूनिवर्सिटी के नौजवान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं जिसकी वजह से पूरे देश में मिलिट्री शासन लागू हो चुका है। अब पीटर फौरन अगले ही दिन कोरिया की फ्लाइट पकड़कर वहां एक धर्म प्रचारक के रूप में पहुंच जाता है और एक लोकल न्यूज रिपोर्टर से मुलाकात करता है। वो पीटर को बताता है कि जिस खबर की तलाश में वो सियोल आया हुआ है वो उसे ग्वांगजू नामक शहर में ही मिल पाएगी क्योंकि असली राज वहीं पर दफन है। पर वहां पहुंचना आपकी मौत को दावत देने जितना बराबर है। उधर किम अपनी हालात के चलते अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगता है लेकिन मजे की बात तो ये थी कि उसका ये दोस्त उसकी ही मकान मालकिन का पति था जो अपनी बीवी के कहने पर उसे समझाने पहुंचा था। इसी दौरान किम दूसरे टैक्सी ड्राइवर की बातें सुनता है जिनमें से एक ड्राइवर अपने साथियों को बता रहा होता है कि आज उसे एक बहुत बड़ी अंग्रेजी सवारी मिली है जिसे बस ग्वांगजू शहर छोड़कर आना है और इसके बदले वो उसे 10 गुना ज्यादा पैसे दे रहा है। इस पर टैक्सी ड्राइवर का एक दोस्त पूछता है, क्या तुम्हें उनकी भाषा समझ में आती है? वो ड्राइवर कहता है कि हाँ, मैं कई सालों से यूएस मिलिट्री कैंप में रह चुका हूँ और मुझे न सिर्फ उनकी भाषा समझ में आती है बल्कि मैं अच्छी खासी इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। अब बस मैं आराम से पेट पूजा करूंगा और फिर निकल जाऊंगा थिएटर अपनी सवारी पिक करने। दूर बैठा किम उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है और सोचने लगता है कि अगर उसे ये सवारी मिल जाए
तो वो अपना पूरा का पूरा 4 महीने का किराया एक ही बार में चुकता कर सकता है। बस फिर क्या था, जल्दी से खाना खत्म करके किम खुद ही उस सवारी को पिक करने के लिए थिएटर के बाहर पहुंच जाता है, जहां उसे सवारी को पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि भारी भीड़ में सिर्फ एक ही फॉरेनर मौजूद था, जिसको देखकर किम उसके पास जाता है। तभी लोकल रिपोर्टर को किम पर थोड़ा शक होता है और वो उससे पूछता है कि मैंने तो एक प्राइवेट टैक्सी मंगाई थी, ये तो वो नहीं है। जिस पर किम कहता है कि सारी प्राइवेट टैक्सी बिजी हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। और किम बिना समय गवाए थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश के साथ पीटर को जल्दी से टैक्सी में बैठाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन रास्ते में किम की घिसी पिटी इंग्लिश सुनकर पीटर को जल्दी इस बात का एहसास हो जाता है कि वो एक अनाड़ी के साथ फंस चुका है, जो कि ना तो उसकी बातों को समझ पा रहा था और ना ही अपनी बात उसे समझा पा रहा था। और ऐसा करते करते वो लोग ग्वांगजू की सरहद तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आर्मी की एक टुकड़ी पहले से ही मौजूद थी। एक सिपाही किम के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें रास्ते में बैरिकेड नहीं मिले, तुम्हें यहाँ तक किसने आने दिया? जिस पर किम बोलता है कि मेरे पास एक पैसेंजर है, मुझे उसे ग्वांगजू तक छोड़ना है। ग्वांगजू का नाम सुनकर वो सिपाही भड़क जाता है और किम को समझाता है कि क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है? तुम वहाँ जाकर मरना चाहते हो? फौरन पीछे हटो और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। अब किम अपनी टैक्सी वापस घुमा लेता है और पीटर को वापस जाने की वजह बताता है, पर पीटर कहाँ मानने वाला था। उसने कहा नो ग्वांगजू नो मनी, जिसे सुनकर बेचारा किम सख्ते में आ जाता है। आखिरकार वो ये सब पैसे के लिए ही तो कर रहा था, जिसके चलते वो वहाँ के स्थानीय लोगों से ग्वांगजू तक पहुँचने का शॉर्टकट पूछने लगता है। इससे उन्हें रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से फिर आकर एक चेक पोस्ट पर फंस जाते हैं। लेकिन इस बार किम बड़ी ही चतुराई से सिपाही को बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि ये आदमी जो मेरी कार में बैठा है वो एक अंग्रेज है और इसको अमेरिका वापस जाना है, लेकिन अमेरिका जाने के लिए इसके पास जो कागजात होने चाहिए वो ये गलती से ग्वांगजू भूल गया है, इसलिए कुछ भी करके इसे वो पेपर्स चाहिए। वो सिपाही किम की बातों में आ जाता है और ग्वांगजू जाने की इजाजत दे देता है। ये सुनकर किम खुशी से कूद पड़ता है और थोड़े आगे चलकर सबसे पहले गाड़ी को किनारे लगाकर पीटर से पैसे की मांग करता है। पीटर उसे आधे पैसे सौंप देता है और बचे हुए पैसे वापस सियोल पहुंचने के बाद देने को कहता है। अब यहाँ पर किम करता भी तो क्या करता, उसे उसकी बात माननी पड़ती है। और फिर ये दोनों के दोनों ग्वांगजू शहर की सुनसान सड़कों पर भटकना शुरू करते हैं। पूरा शहर खाली पड़ा था, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा था। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आता है जिसमें कुछ आंदोलनकारी बैठे हुए थे। पीटर अपना कैमरा निकालकर उन लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू करता है और यहाँ पर किम को मालूम पड़ता है कि जिस अंग्रेज शख्स को वो अभी तक बिजनेसमैन समझ रहा था, दरअसल वो एक टीवी रिपोर्टर है। पीटर को देखकर सभी आंदोलनकारी काफी खुश होते हैं। उन्हें इस बात का सुकून था कि उनका दर्द पूरी दुनिया देख सकेगी। मगर यहाँ समस्या ये थी कि उनमें से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी। अचानक आंदोलनकारियों में से एक जाई नाम का लड़का बाहर निकलता है। उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश की समझ थी। वो पीटर को बताता है कि वो लोग घायलों को देखने के लिए अस्पताल जा रहे हैं। पीटर भी उनके साथ चलने की गुजारिश करता है, जिस पर वो सभी मान जाते हैं और पीटर भी उनके ट्रक में बैठकर अस्पताल की तरफ चल देता है। किम भी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपनी गाड़ी सियोल की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि वो इन सब लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसना चाहता था। वो वापस अपने घर की तरफ गाड़ी का गियर बदल देता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने शहर पहुंच पाता, रास्ते में उसे एक लाचार बूढ़ी औरत मिलती है जो हॉस्पिटल जाना चाहती है, क्योंकि उसका बेटा कल रात से ही गायब है। अब किम को बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है और उसे लेकर वो अस्पताल चला जाता है। पर गजब बात तो ये होती है कि जिस अस्पताल में वो जाता है वहीं पर पीटर और बाकी आंदोलनकारी भी पहुंच जाते हैं। पीटर किम पर काफी गुस्सा करता है और उस पर अपना बैग चोरी करने का इल्जाम लगा देता है। दरअसल दोस्तों, पीटर का एक बैग किम की टैक्सी में ही रह गया था। सबको लगता है वो उसे चोरी करके भाग रहा था। इस पर सभी आंदोलनकारी काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो किम की इस तरह की दगेबाजी से काफी आक्रोश में थे। तभी पीटर किम को बाकी के पैसे देकर वहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन कुछ आंदोलनकारी किम के पैसे निकालकर वापस पीटर को दे देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आने का इतना किराया नहीं लगता, ये इंसान धोखेबाज है, ये तुमसे बहुत ही ज्यादा पैसे ले रहा है। अब बात किम के ईमान पर आ जाती है, इसलिए वो बाकी के मिले पैसे को भी पीटर को सौंप कर कहता है कि जब मैं तुम्हें वापस सियोल छोड़ दूं, तुम तभी मुझे पैसे देना। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर किम के साथ शहर के दूसरी ओर चल देता है।
लेकिन इस बार जाई भी उनके साथ होता है, जो कि उनके बीच ट्रांसलेटर का काम करेगा। शहर के बीचों बीच पहुंचने पर उन्हें बहुत ढेर सारी भीड़ दिखाई देती है। ये सबके सब आंदोलनकारी थे। जाई सबको बताता है कि अब उनकी इस मुहिम में साथ देने के लिए एक फॉरेनर रिपोर्टर आया हुआ है। ये देखकर सभी बेहद खुश होते हैं। उन्हें इस बात का भरोसा हो गया था कि अब उनकी बात को दुनिया के सामने रखा जाएगा, जिसे कई दिनों से सरकार छुपाने में लगी थी। भीड़ ज्यादा होने की वजह से पीटर उन सभी को फिल्माने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर जाता है, जहां पर पहले से ही डेविड नाम का एक लोकल रिपोर्टर मौजूद था। वो पीटर को बताता है कि शहर में मीडिया का आना मना है और अगर सरकार को हल्की सी भी भनक लगी तो सबके सब मारे जाएंगे। तभी उन्हें जोरों की शोर सुनाई देती है, जो कि नीचे से आ रहा था। असल में सभी आंदोलनकारी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि आर्मी अंधाधुन लोगों पर गोलियां चला रही थी, साथ ही साथ बड़ी ही बेरहमी से आम स्टूडेंट्स को मार रही थी। इस खौफनाक मंजर को देखकर सब सहम उठते हैं। बेचारे किम को तो विश्वास ही नहीं होता कि न्यूज में जो बताया जा रहा था हालात उससे बहुत ही दर्दनाक हैं। किम को ये समझते देर नहीं लगती कि देश की मीडिया अब बिक चुकी है। वो उल्टा आंदोलनकारियों को ही दोषी ठहरा रही थी। लेकिन यहाँ तो मंजर कुछ और ही था। अब पीटर और डेविड इस दृश्य को शूट करने के लिए नीचे जाने लगते हैं। किम उन्हें मना भी करता है, लेकिन वो नहीं मानते। मजबूरी में किम को भी उनके साथ जाना पड़ता है। यहाँ भीड़ में कुछ सैन्य अधिकारियों की नजर हाथ में कैमरा लिए पीटर पर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ने में लग जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि पीटर उनके हाथ आता, किम बड़ी ही तेजी से सभी को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से 9-11 हो जाता है। वो थोड़ी ही दूर गए थे कि आगे उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ये तो भला हो थॉमस नाम के एक टैक्सी ड्राइवर का, जो उन्हें एन वक्त पर मिल जाता है। वो अपनी टैक्सी से उनकी गाड़ी को टो करके टैक्सी स्टैंड तक लेकर जाता है, जहां पहुंचकर एक मैकेनिक उन्हें बताता है कि गाड़ी का ट्रांसमिशन खराब हो चुका है और इसे सही होने में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। अब ये सुनते ही किम को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है, क्योंकि उसकी बेटी घर पर अकेली थी और वो किसी भी हालत में घर जाना चाहता था। लेकिन इंतजार के सिवा अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो तीनों के तीनों थॉमस के घर पर खाना खाने के बाद टीवी देख रहे थे, जहां पर देश की मीडिया ये बता रही थी कि ग्वांगजू शहर में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कुछ गुंडों के साथ मिलकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं और उन्हें रोकने के दौरान अब तक 5 आर्मी के जवान शहीद हो चुके हैं। इस झूठी खबर से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल जाता है और वो जाकर सीधे टेलीविजन स्टेशन को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, क्योंकि देश की मीडिया खबरों से झूठ फैला रही थी, जिसके चलते पीटर अब अपने साथियों के साथ मिलकर उस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी अचानक एक सैन्य अधिकारी की नजर उन पर पड़ जाती है, जो इन लोगों को काफी देर से ढूंढ रहा था और फिर उनके पीछे जाने लगता है। वो तीनों के तीनों भागकर एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं, लेकिन बेचारा जाई आर्मी के हत्थे चढ़ जाता है। अब वो अधिकारी जाई की जान के बदले पीटर से उसका कैमरा मांगता है। तब जाई अधिकारी से कहता है कि मैं उस रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो तुम्हें ये कैमरा दे दे, बस मुझे एक बार उससे बात करने का मौका दें। जाय अच्छे से जानता था कि अधिकारी को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो इंग्लिश में पीटर से गुजारिश करता है कि वो किसी भी कीमत पर कैमरा वापस ना करे, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, क्योंकि ये उसके देश का वो सच है जो अगर दुनिया के सामने नहीं आया तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि वो लोग जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग जाएं। इतने में बिल्डिंग पर आर्मी की कुछ टुकड़ी दस्तक दे देती है, जिस पर पीटर और किम वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक जोरदार गोली की आवाज सुनाई देती है, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि जाय अब उनके बीच नहीं रहा। अधिकारी ने उसे गोली मार दी है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर थॉमस के घर तक पहुँचते हैं। थॉमस उनके साथ जाय को ना देखकर हैरत में पड़ जाता है। काफी दिनों बाद आज किम पहली बार पीटर से बात करता है। वो उसे बताता है कि कैसे वो विदेश में अच्छे खासे पैसे कमाता था और फिर ना जाने उसकी खुशियों पर किसकी नजर लग गई। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से उसे कोरिया आना पड़ा। अपनी पत्नी का काफी इलाज करवाया, लेकिन जब पत्नी को महसूस हुआ कि वो नहीं बचेगी तो उसने उससे टैक्सी खरीदने को कहा और अब उसकी जिंदगी में बस उसकी बेटी ही है और वो किसी भी कीमत पर उसके पास वापस जाना चाहता है। इसलिए अगली सुबह किम चुपके से अपनी बेटी के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। पीटर ये सब देख रहा था, लेकिन वो उसे नहीं रोकता। थॉमस उसे ग्वांगजू शहर की नई नंबर प्लेट देता है ताकि कोई भी उसकी गाड़ी को पहचान ना पाए। किम कुछ दूर गया ही था कि ना जाने कैसे उसका दिल इस बात पर गवाही नहीं देता कि वो ये सब सही कर रहा है। उसके अंदर का इंसान ये एहसास दिलाता है कि उसे पीटर को नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो अपनी गाड़ी वापस पीटर के पास घुमा लेता है।
लेकिन जब वो वापस पहुंचता है तो देखता है कि घर में पीटर था ही नहीं। थॉमस की बीबी उसे बताती है कि वो सभी लोग घायलों को देखने के लिए अस्पताल गए हुए हैं। अब ये सुनकर जब किम अस्पताल पहुंचता है तो वहाँ की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जख्मी हालत में पड़े हुए लोग कोई और नहीं बल्कि निहत्थे स्टूडेंट्स थे, जिन्हें सरकार ने सिर्फ आवाज दबाने के लिए मारा था। इन्हीं लोगों में जाई की लाश भी थी, जिसने संविधान की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। पीटर और थॉमस भी उसकी लाश के सामने शांति से बैठे हुए थे। वहाँ पर किम पीटर का हौसला बढ़ाते हुए पूरे दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, क्योंकि मरने से पहले जाई की भी यही आखिरी ख्वाहिश थी कि सारी सच्चाई लोगों के सामने आए। इसके बाद वो लोग घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अभी भी आंदोलनकारियों पर गोलियां चल रही थी। पीटर ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। किम से ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा जाता और वो अपने सभी साथी टैक्सी ड्राइवरों के साथ मिलकर उन लोगों की जान बचाने के लिए बीच सड़क पर ही गाड़ी लगा देता है। लेकिन मिलिट्री वाले उन पर भी तरस नहीं खाते और गोलीबारी शुरू रखते हैं और ये भी वहाँ पर फंस जाते हैं। तभी दो भारी भरकम ट्रक आर्मी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे कि किम और उसके साथियों को वहाँ से निकलने में मदद मिल जाती है। डेविड पीटर को आकर बताता है कि अब तुम ही इस देश को बचा सकते हो, जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ दो और जाकर सारी असलियत दुनिया तक पहुंचाओ, वरना ये आर्मी वाले हमारे साथ साथ तुम्हें भी यहीं पर गोलियों से भून देंगे। अब पीटर और किम टैक्सी में बैठकर ग्वांगजू से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत रास्ते में पड़ने वाला चेक पोस्ट था, जो कि थोड़ी दूर पर ही आ भी जाता है। आर्मी वाले उसकी गाड़ी को चेक करते हैं तो गाड़ी के अंदर ढेर सारे खिलौने नजर आते हैं, जो किम अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहा था। खिलौने के बीच में ही एक सिपाही को सियोल का नंबर प्लेट मिलता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता और उन्हें वहाँ से जाने की इजाजत दे देता है। वैसे तो उन लोगों को कड़ी हिदायत दी गई थी कि सियोल के नंबर प्लेट वाली कोई भी गाड़ी शहर के बाहर नहीं जानी चाहिए, पर वो जवान अच्छे से जानता था कि शहर में जो कुछ चल रहा है वो कहीं से भी उचित नहीं है और उसके हिसाब से अपने ही देश के लोगों को मारना कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से गाड़ी लेकर चलने लगते हैं, तभी रेडियो सिग्नल पर मैसेज आता है कि किसी भी फॉरेनर को शहर से बाहर ना जाने दिया जाए। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और किम टैक्सी को लेकर उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। हालांकि रास्ते में कई आर्मी की गाड़ियां उनका पीछा करने लगती हैं, कुछ तो उन पर फायरिंग भी करने लगते हैं, लेकिन शहर के अंदर टैक्सी ड्राइवर उनके इस मकसद को कामयाब नहीं होने देते और दोनों सियोल पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट के बाहर किम और पीटर कैमरे की सभी रील्स को एक बिस्किट के डिब्बे में छुपा देते हैं। पीटर किम से उसका नाम और फोन नंबर एक डायरी में लिखने के लिए कहता है, क्योंकि पीटर चाहता था कि वो जापान जाने के बाद जब इस खबर को दुनिया के सामने रखे तो सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसमें उसकी मदद किन किन लोगों ने की थी। साथ ही वो किम से दोबारा मिलना भी चाहता था। अब पीटर एयरपोर्ट के अंदर जाता है। हालांकि उसकी फ्लाइट अगले दिन की सुबह की थी, लेकिन वो जापान जाने की पहली ही फ्लाइट करा लेता है और जाते जाते किम से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करता है। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और फिर किम अपनी बेटी के पास पहुंचता है, जहां पर उसकी बेटी काफी देर से उसका इंतजार कर रही होती है। वो अपने पिता के लिए बहुत ही परेशान थी। उधर पीटर जापान पहुँचने के बाद अपनी फिल्माई गई वीडियो को पूरी दुनिया के सामने दिखाता है, जिससे कोरिया का एक अलग ही चेहरा लोगों की नजर में आता है। सब समझ चुके थे कि कोरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो मानव हत्या है और ये सब कुछ ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था। इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर कोरिया पर बढ़ता गया और ना चाहकर भी कोरिया की सरकार को सैन्य कानून को हटाना पड़ा, जिससे हालात धीरे धीरे ठीक होने लगे और लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़ने लगी। इस घटना के कुछ महीने बीत जाते हैं और पीटर एक बार फिर से कोरिया आता है। यहाँ पर वो किम से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसने जो नंबर और नाम दिया था वो भी गलत था, जिसकी वजह से वो उससे मिलने में नाकामयाब रहता है। और फिर सन 2003 में पूरे 23 साल बाद पीटर को दोबारा कोरिया बुलाया जाता है। इस बार सरकार उसे सम्मानित करने के लिए खास इनविटेशन देती है, क्योंकि उसने कोरिया के लिए जो कुछ भी किया था वो वाकई में काबिले तारीफ था। सम्मान समारोह में जब पीटर के स्पीच का वक्त आता है तो वो अपने भाषण में किम की काफी तारीफ करता है। उसे याद करते हुए कोरिया का सबसे बहादुर शख्स कहता है और ये भी कहता है कि अगर वो उसके साथ ना होता तो शायद आज कोरिया के हालात कुछ और ही होते। मैं उसे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ। बस मेरे दिल में एक ही मलाल रह गया कि मैं फिर कभी किम से नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जो आज भी अपना गुजर बसर टैक्सी चलाकर ही कर रहा होता है। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर में पीटर की स्पीच को पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसको पढ़ने के बाद वो मन ही मन बोलता है
हाँ, मैं भी तुमसे कभी ना कभी जरूर मिलूंगा मेरे दोस्त। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर किम पीटर से मिला कि नहीं, तो आपको बता दें कि दोस्तों सन 2016 में ही पीटर की मृत्यु हो जाती है और ये लाजवाब फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही लोगों को पता चला कि किम का एक बेटा भी था, जो बताता है कि इस घटना के 4 साल बाद ही कैंसर के चलते उसकी मृत्यु हो गई थी। यही वजह है कि इस फिल्म में किम को दिखाया जाता है, क्योंकि किम की मृत्यु का सच फिल्म के खत्म होने के बाद ही पता चला, वरना फिल्म का क्लाइमेक्स कुछ और ही होता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।